स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछना कोई रह गया हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको समझ में नहीं आया हो। सवाल सवाल किए थे क्या बेटा इसके? हेलो। नहीं सर, बच्चे में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी हम थोड़ा सा और करेंगे इसमें, तो जब आप ट्राई करोगे तो हो जाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक रोड है ना। वैसे तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था स्ट्रिंग में। अच्छा पहले ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, शायद मैंने आपको एक कराया नहीं। कि मान लिया स्ट्रिंग है और इसे हम, अच्छा ये तो हमने करा दिया इस टाइप से। बोर्ड पे देखो, ये रोड है और इसका मास 1 kg है, मान लिया 1 kg है, ठीक है। और आप इसे फोर्स यहाँ पे 90 न्यूटन से ऊपर ले जा रहे हो। क्लियर है क्या बात? तो जो 2 kg और इस रोड को जोड़ने वाली जो पॉइंट है, इसमें आपको यहां पर टेंशन फाइंड करना। समझ में आई बात? क्वेश्चन क्लियर है क्या नहीं? यस सर। हाँ, यू हैव टू फाइंड टेंशन एट द पॉइंट ज्वाइनिंग रॉड एंड ब्लॉक as shown in figure, as shown in figure। सर मास ऑफ द बॉक्स 2 kg है ना? हाँ 2 kg और रोड का मास है 1 kg बेटा। ओके। देखो कैसे Yes, sir. हाँ बोर्ड पे देखो एक बार। हम क्या करेंगे, हम इसे पूरा एक सिस्टम मान लेंगे। यदि आप इसे एक सिस्टम मानोगे तो इस सिस्टम पर कितने फोर्स लगेंगे, है ना। एक तो लगेगा फोर्स 90 न्यूटन का, क्लियर है क्या बात। दूसरा एक फोर्स लगेगा 3g न्यूटन का, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सिस्टम का, एक, यानी रोड का। और दिस इज अ रोड, ऐसे लिख लेना, दिस इज रोड एंड दिस इज ब्लॉक, है ना। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे। किस दिशा में? इन वाई डायरेक्शन, है ना। ये हो जाएगी वाई डायरेक्शन। तो बेटा एफ नेट कितना लगेगा, 90 न्यूटन खींचने वाला, 3g रोकने वाला। Yes. एफ नेट 3g इज इक्वल टू 3 इंटू ए। टोटल मास कितना है इसका, 3 kg। सिस्टम का मास कितना हो जाएगा बेटा, 3 kg। 2 प्लस 1, तो बेटा 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 3a, 60 इज इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा तो अब हम या तो रोड का फ्री बोर्ड डायग्राम बना ले या 2 kg का फ्री बोर्ड डायग्राम बना ले। उससे यहां पर जो टेंशन है वो निकल जाएगी। बताओ रोड का बनाए या ब्लॉक का बनाए, किसका बनाए बोलो? रोड का। अगर जो आप रोड का एफबीडी बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा। ये तो है 1 kg। कितने फोर्स लगेंगे, एक तो एफ 90 न्यूटन लगेगा ऊपर की ओर, Yes. एक लगेगा 1g नीचे की ओर, सही है। साथ में एक इसके टच में क्या है, 2 kg का ब्लॉक। ये 2 kg का ब्लॉक, Yes. इस पे क्या लगा रहा होगा, इसे यहाँ पे 1g यहाँ पे लगा लेते हैं, और टेंशन लग रहा होगा अवे फ्रॉम द बॉडी इस तरीके से। और एक्सेलरेशन कितना है सिस्टम का, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाएं यदि हम, तो नेट फोर्स ऊपर की ओर एक फोर्स, नीचे की ओर टेंशन और 1g। तो 90 माइनस टी माइनस 1g इज इक्वल टू 1 इंटू ए। 90 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 20, और 80 माइनस टी इज इक्वल टू 20, टी इज इक्वल टू 60 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। 60 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर है क्या बात? Yes, sir. अच्छा, दूसरा सवाल देखो, साफ कर दो बेटा। Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन और है ना, बहुत ही सही क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे शीट में भी और हर जगह। जैसे कि मैं बता देता हूं, ये क्या है, एक रस्सी है, क्या है ये, रस्सी है, मासलेस रस्सी, स्ट्रिंग, और इस पे एक मंकी है ऐसे, ठीक है, और मंकी का मास ऑफ मंकी कितना दे रखा है बेटा, 20 kg दे रखा है, 20 kg दे रखा है, एंड दिस मंकी, ये मंकी ऊपर की तरफ चल रहा है, एक्सेलेरेशन है इसका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड monkey is moving first upward, moving with acceleration, चेंज कर देता हूं क्वेश्चन, मूविंग विद एक्सेलेरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फर्स्ट अपवर्ड, सेकेंड डाउनवर्ड, डाउन DW डाउन, डाउनवर्ड, है ना, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, आपको इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, बताओ। क्या इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर रखा है साइना? हेलो, नहीं आएगा। करो, इसका एफबीडी बनाओ और ट्राई करो 1 मिनट के लिए। Okay, sir. बंदर है, बंदर ऊपर नीचे जा रहा है, पहले ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो टेंशन बतानी है। हाँ भाई, ठीक है, Yes, sir. देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट केस, जब ये मंकी इस तरीके से, जब ये मंकी ऊपर जा रहा है, तो यदि ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर देखो, यदि आप इसका एफबीडी बनाओगे, किसका, मंकी का, ये रहा मंकी, तो बताओ इस पे कितने फोर्स लगेंगे इस पे, और ये ऊपर चल रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चल रहा है, बताओ इस पे कितने फोर्स लगेंगे साइना, मंकी पे? 2, कौन कौन से? एक ग्रेविटी का और एक टेंशन। हाँ, एक तो ग्रेविटी लगाएगी mg नीचे की ओर, और टेंशन इसके हाथ पैरों पे लगेगा ऐसे करके, ये ऐसे है ना, यूं करके। कौन लगाएगा टेंशन? टेंशन कौन लगाएगा ये बताओ? स्ट्रिंग लगाएगी। कौन से टाइप का फोर्स है टेंशन, ये बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितने टाइप के फोर्स होते हैं नेचर में? 4, है ना। तो ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टेंशन इज ऑलवेज, किधर लगेगा इसके हाथ पैरों पे टेंशन? ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। देखो सिंपल, क्लियर है बात? तो एक्सेलरेशन बॉडी का कितना है?
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर। है ना, 3 Yes. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लगा देंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट कितना लिखो बेटा, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। एम की वैल्यू बेटा कितनी है, मास 20 इंटू जी प्लस 20 इंटू ए, कितना है 3। तो कितना हो गया 200 प्लस 60, टेंशन इज इक्वल टू 260 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ये 260 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड का आप मेरे को निकाल के दिखाओ जब ये डाउनवर्ड आएगा। सेकंड का आंसर Yes, sir. Yes, sir. 140 newtons. 140 न्यूटन। पक्की बात, कैसे, इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी, जब ये एफडी बनाओगे आप, mg और टेंशन तो ऊपर ही लगेगा, टेंशन ऊपर ही लगेगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसका, नीचे की ओर। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो टेंशन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, 20 इंटू जी माइनस 20 इंटू 3, 140 न्यूटन। 140 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ये आ जाएगा आपके बार, है ना। Yes. तो ये है, तो इस टाइप से है। लेकिन अब की बार अब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, थोड़ा और टफ बना देते हैं इसमें। क्या है, देखो फोटो देखो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग है और इसमें हमारे पास अब की बार 3 मंकी है ना, 3 मंकी है। एक ऐसे, इसकी पूंछ भी है मान लिया, और 2 एक ऐसे है, और एक 3 ऐसे है। सही है। तो पहला मंकी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है ना। दूसरा मंकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। मान लेते हैं तीसरा मंकी कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये वाला, इसकी वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। इसका मास 10 kg, इसका मास 20 kg, इसका मास 30 kg है। ऐसे है, 3 मंकी है ना, मंकी ए, बी और सी। आपको तो आपको ये बताना है ए बी सी ओ, मान लीजिए पॉइंट क्या है ओ, ऐसे। तो आपको ये बताना है कि ये जो पोर्शन है ओ ए, इसमें टेंशन T1 है, ए बी में टेंशन T2 है, और बी सी में टेंशन T3 है। आपको क्या करना है, फाइंड, है ना, 3 मंकी, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा। 3 मंकी A, B and C are moving along the string as shown in figure. Find the tensions in string T1, T2 and T3. ऐसे लिखेंगे, फाइंड द टेंशन T1,
T2 and T3 in the strings. In the strings. इसमें आपने सेकंड मंकी की वेलोसिटी दी है। हाँ बेटा, सेकंड मंकी 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है, तभी तो है अच्छा क्वेश्चन। सोचो थोड़ा सा, है ना। 1 मिनट करने के लिए देता हूं मैं आपको। हाँ भाई, जब क्वेश्चन कॉपी कर लो तो बता देना। Yes, sir. कर लिया ना, ठीक है। तो मैं इसे साफ कर देता हूं यहां से और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं, है ना। आप भी अपने हिसाब से थोड़ा साफ साफ लिख लेना। जैसे कि यदि मैं, देखो, एक स्ट्रिंग एक टेंशन, दूसरी स्ट्रिंग दूसरा टेंशन। बोर्ड पे देखो आप कैसे, कि मान लेते हैं हमारे पास ये 3 ब्लॉक हैं, ऐसे ये ऐसे लटक रहे हैं, ऐसे लटक रहे हैं, सही है। तो ये स्ट्रिंग अलग होगी, ये स्ट्रिंग अलग होगी, ये स्ट्रिंग अलग होगी। इसमें टेंशन अलग, इसमें टेंशन अलग, और इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी तरीके से O से A, O से A, इसे A मान लेना, B, A से B, B से अलग अलग टेंशन होगा, सही है। तो सबसे पहले आप मेरे को, अब ये जो नीचे रस्सी लटक रही है, ऐसे ऐसे ढीली ढाली रस्सी, जो नीचे वाली रस्सी होगी उसमें क्या होगा, टेंशन नहीं होगा, वो तो यूं टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, है ना। तो इसका यदि मैं सी वाले का एफबीडी बनाऊं, थोड़ा यहां बना देता हूं सी वाले का एफबीडी। बताओ बेटा, इस पे कितने फोर्स लगेंगे, 2 30G और एक टेंशन लगेगा। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, तो T3 तो उधर लगेगा, और कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर दिया हुआ है। क्लियर है बात। दूसरा, अब मैं इसका एफबीडी बनाता हूं ए वाले का, है ना। थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं, जगह कम है अपने पास। तो इस पे फोर्स लगेगा, कितने फोर्स लगेंगे बेटा इस पे, 10 kg वाले पे। हाउ मेनी फोर्स, कितने, देख लो ढंग से। 1 2 3, थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन दिस। कौन कौन से, एक तो सबसे अच्छा ग्रेविटी फोर्स, हाँ, और T1 इज अवे फ्रॉम द बॉडी, T1 उसके हाथों पे लगेगा, और T2 जो है उसके पैरों पे लगेगा। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से चित्र जो है, जो हमारा क्वेश्चन है, आसान हो जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं 20 kg वाले की। ये थोड़ा सा पहली बार आया है आपके सामने, है ना, ये रहा। तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे बताना बेटा, 3। कौन कौन से, एक तो 20G अर्थ लगाएगी, एक ऊपर वाली रस्सी T2 लगाएगी, एक नीचे वाली रस्सी T3 लगाएगी। थोड़ा साफ लिख लेना है ना, मैंने गंदा लिख दिया थोड़ा, ऐसे। अब इसकी वेलोसिटी, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। B इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लिख लेना साथ में। तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। इसका एक्सेलरेशन है 0। क्लियर है बात। अब इसके लिए इक्वेशन बता दो, तीनों के लिए F net इज इक्वल टू M में न्यूटन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लगा देंगे। बताओ बेटा इसके लिए क्या लगाए, करो सॉल्व, सबके लिए लगाओ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।
बताओ भाई। ये इसको निकाल दो एक सेकंड। देखो मैं भी सॉल्व कर देता हूं, है ना। इसके लिए T1 माइनस T2 माइनस 10G इज इक्वल टू कितना, MA M इंटू ए, है ना। इसके लिए नेट फोर्स 0 रहेगा, यानी कि ऊपर का फोर्स बराबर T1 माइनस T3 माइनस 20G इज इक्वल टू 20 इंटू 0, ऐसे लिखेंगे। दूसरा इसके लिए 3G माइनस T3 इज इक्वल, 30G यहाँ पे 30 kg दिया हुआ है हाँ ड्राइंग में। दिस इज 30G, दिस इज 30G माइनस T3 इज इक्वल टू 30 इंटू 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। उससे क्या होगा, देखो ये इक्वेशन समझ में आई बेटा, दूसरी यस सर। दूसरी वाली इक्वेशन, है ना। तो इसमें देखो जब आप जोड़ोगे तो T1 T2 इससे ये सब कट जाएगा। T1 का है, T1 तो नहीं कट रहा, सॉरी T1 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तभी तो आंसर आएगा। T2 T2 T3 T3 कट जाएगा और जोड़ दो तो इधर बचेगा T1 माइनस 10G माइनस 20G प्लस 30G इज इक्वल टू 20 प्लस 0 प्लस 60। तो ये कट जाएगा, तो T1 इज इक्वल टू 20 प्लस 60, तो T1 की वैल्यू बेटा 80 न्यूटन आ रही है। देखो आप जरा, देखो साइना, क्या सही आंसर आ रहा है क्या अपना? क्यों बेटा? मेरा मैथ्स नहीं कर रहा था। अब गलती मिल गई कुछ? मैं ढूंढ रही थी, नहीं मिल रही। अच्छा, थर्ड इक्वेशन से T3 एग्जैक्टली आ रहा है, तो मैंने ऐड नहीं किया था, T3 अच्छा। वहीं से निकाल दिया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। T3 तो ऐसे निकल जाएगा भाई, T3 तो थर्ड से निकल जाएगा, 30G माइनस T3 इज इक्वल टू 60, तो 300 माइनस T3 इज इक्वल टू 60, तो T3 कितना जाएगा बेटा, 300 माइनस 60 बराबर 240 न्यूटन, तो T3 तो यही आ रहा है। T3 यही आया है, इसको जब मैं वो इक्वेशन में डाल रही हूँ सेकंड वाली, तो T2 की वैल्यू नहीं आ रही, मतलब नहीं कैसे नहीं, देखो अब T2 की वैल्यू यहां से निकाल दो, यहाँ कहीं कैसे भी कर लो, आएगा तो आंसर सही, नहीं तो हमने गलती करी होगी। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 यदि 2 की बात करें तो ऐसे निकल जाएगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, यानी T2 माइनस T3 माइनस 20G इज इक्वल टू 0, T3 प्लस 20G, T3 की वैल्यू 240 प्लस 200, T2 की वैल्यू 440 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, 440 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। T1, अच्छा T1 तो निकल गया, आएगा। मैंने इसको गलत इसलिए करा था, मैं जो 400 डाल रही थी, मेरा वहां मैथ नहीं हो रहा था। हाँ ये बात है, या तो हम गलती करेंगे या तो सभी इक्वेशन से सही आना चाहिए आंसर, चाहे 1 से निकालो चाहे 2 से निकालो, उससे मतलब नहीं है। नहीं तो ये सोच लो कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है, ये बात इसको अगर मैं पहली इक्वेशन में डाल रही हूँ तो मेरा T1 उससे 120 प्लस 440 आ रहा है इसमें, तो मैंने गलती कर दी होगी कहीं फिर तो। अब T2 डालू इसमें, हाँ तो कुछ तो गलती हो ही गई है,
ये कट गया तो कैसे, T1 कितना आ रहा है 180 न्यूटन आ रहा है ना यहाँ से, और अगर जो मैं T2 डालू यहाँ पे तो काफी बड़ा अमाउंट आ रहा है, ये तो है ना। तो गलती क्या हो रही है भाई, एक मिनट रुक जाओ। T2 कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही सही। T3 तो यहाँ आ गया 240 न्यूटन, कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने, ये नीचे आ रहा है ना। तो फिर तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई कुछ बनाने में। और ये 2 मीटर 30 ऐसे और वो 10 kg ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो जाने दो ऊपर। तो T1 माइनस T2 माइनस 10G इज इक्वल टू 10 इंटू 2, और ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू T3, है ना। और ये 30G माइनस T3 इज इक्वल टू 30 इंटू A, तो इससे कितना जाएगा 300 माइनस T3 इज इक्वल टू 60, 240 तो बिल्कुल सही आ रहा है ये। अब इसमें करा तो हमने सही है सब, क्या गलती हो रही है भाई। क्वेश्चन में T1 30G T1 कैसा हो गया इसमें, T1 माइनस T2 माइनस 10G इज इक्वल टू 10 इंटू 2। जो मैं T2 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, T1 माइनस 440 माइनस 100 इज इक्वल टू 20, तो T1 की वैल्यू तो बहुत आ रही है इससे, ये आ ही नहीं रही है, मैच नहीं कर रही। गड़बड़ तो नहीं कर दी कुछ है। हाँ गड़बड़ तो हो ही गई होगी कहीं ना कहीं। एक्चुअली क्या हो रहा होगा मैं बता रहा हूं, अपन ने ना कुछ इसमें झालमेल कर दिया होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर पाएगा ये जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन कर सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव, ऐसा तो नहीं है। इसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है कांस्टेंट। इसमें ना थोड़ा सा डेटा में प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, है ना, क्योंकि अपन तो क्या ऐसी डेटा दे देते हैं। मैं इसे फोटो खींच लेता हूं इसका, सही है। इसमें करने का तरीका तो यही है इसका, तो डेटा जो है अपन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, टाइम खराब नहीं करेंगे अपना देखने में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसमें जो मंकी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने की कंडीशन में किसी भी प्रकार से नहीं रहा हो, लेकिन मैंने डेटा चेंज कर दिया था, इस वजह से इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से आ रही होगी। तो ये जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर पाएगा इस तरीके की सिचुएशन में। तो थोड़ा सा जो हमारा डेटा है ना वो गलत हो सकता है ना, और कैलकुलेशन भी। हाँ तो मैं इसे आपको, मैंने फोटो खींच लिया, इसे सेंड करके भेज दूंगा आपको, है ना, जो भी होगा बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। इसे थोड़ा सा काटना मत, है ना, मॉडिफाई कर लेंगे हम बाद। हाँ बीच वाले का जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि मैंने डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस वजह से ऐसा हो सकता है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जनरली वैसे होता नहीं है इसमें, पता नहीं किस तरीके से हो रहा है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, जैसे ये है हमारे पास, ये एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, और यहां पे 20 kg है, 20 kg, यहां पे एक पुली लगी हुई है ऐसे करके, है ना, और यहां पर थोड़ा सा और बड़ा बना लेंगे, यहां पे मान लेते हैं ये 2 kg का है, और
इधर जो फोर्स लगा रहे हैं हम 500 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है ऐसे, और ये हमारा 37 डिग्री है। तो हमें ये बताना है कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, साथ में हमें ये भी बताना है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना। ऊपर लिख लो नीचे लो, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। यहां पे एक पर्सन है और वो इसे 500 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है ऑफ सिस्टम। Yes, sir. ठीक है, ये है तो बोलो भाई। चलो कर लेंगे सवाल, है ना। इसका एफबीडी बना लें, यहीं पे बना लेंगे। देखो मैं अलोंग द इंक्लाइन बना रहा हूं यहाँ पे, एक तो 20g sin 37 होगा, सही है, 20g sin 37, 20g sin 37, और ये के टेंशन होगा 20 kg का, सही है। और इसके लिए यदि आप देखोगे 2 kg तो ये तो 500 न्यूटन होगा, दूसरा इधर टेंशन होगा, इसका एक्सेलरेशन ये ऐसे होगा और इसका एक्सेलरेशन ये ऐसे होगा, है ना। अलोंग द इंक्लाइन लगा देंगे, अलोंग द इंक्लाइन क्या लगा दूं, एफ नेट इजिकल टू एम ए। एफ नेट इजिकल टू एम ए कितना लिखूं बेटा, एक्सेलरेशन उधर है तो इसका टेंशन ज्यादा होगा, टी माइनस 20g sin 37 इजिकल टू 20 है। इसके लिए एक्सेलरेशन इधर है 500 माइनस टी इजिकल टू 2 इंटू ए। बोर्ड पे देखो 500 माइनस जोड़ देंगे दोनों को, 200 3/5 इज इक्वल टू 22 इंटू ए। तो 500 माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 चौक 20, 4 3 12 इज इक्वल टू 22 ए, ये हो जाएगा 380, है ना, इज इक्वल टू 22 ए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 380 अपॉन 11/19, एक्सेलरेशन 190 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बात। टेंशन निकालने के लिए इस इक्वेशन को हम यूज कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दूसरा सुनो मेरी बात प्रज्ञा, क्या नाम है आपका, साइना, ध्यान से देखो कैसे। ये तो मेथड 1 हो गया, क्या आप मेथड 2 बता सकती हो जो एक बार में ही एक लाइन में ही एक्सेलरेशन आ जाए, इतना सारा ना करना पड़े हमें, एक लाइन में ही आंसर आ जाए हमारा। हाँ, पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक मान लेंगे। खींचने वाला फोर्स कितना, टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स। तो ये देखो खींचने वाला फोर्स इस सिस्टम को कितना है, 500, और रोकने वाला फोर्स कितना है, 20g sin 37। बस तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू टोटल मास सिस्टम का कितना हो गया, 22 है। ऐसे करता हूं मैं तो, लेकिन शुरू में हम 11th में ऐसे भी सिखाते हैं और फिर ऐसे ही बताते हैं, है ना, जिससे कि बच्चे को पूरी तरीके से 190 अपॉन 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दोगे, जैसे इक्वेशन में 1 यहां लिख देते हैं, फ्रॉम 2 500 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू 190 अपॉन 11, टेंशन इज इक्वल टू 500। थोड़ा सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर।
यस सर। ठीक है भाई, ये है। देखो साफ कर दो। यस। जैसे मान लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आ भी चुका है ये जेईई मेंस नीट वगैरह में, लेकिन अब तो आप कर दोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया ये रस्सी है, मान लिया इसमें 40 केजी का बॉय है, 40 केजी का लड़का है, और इस रस्सी पे ये चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ रहा है। क्लियर है क्या बात? या चलो 40 केजी का, हाँ 40 केजी का लड़का है। अब ये रस्सी है, रस्सी कमजोर भी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, तो रस्सी टूटे ना। अगर जो आप इस पे ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस करोगे तो रस्सी टूट जाएगी। क्लियर है क्या बात? ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस नहीं करना है। तो आपको ये बताना है कि मैं बता देता हूं, द रस्सी, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम more than the half weight of the person. So what is the maximum acceleration of this boy? मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं कैसे। फाइंड द maximum acceleration of boy in upward direction with which he can move if string can bear half of the weight of the boy. String can bear half of the weight of the boy. कितनी तेजी से ये ऊपर की ओर चढ़ सकता है, आपको ये बताना है। हाफ ऑफ द वेट ऑफ द बॉय। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉय। 40 जी, बिल्कुल सही। नहीं 40 जी, केजी नहीं। वेट और मास में अंतर समझते हो? नहीं, यस। mg ये वेट होता है, m क्या होता है? मास। तो वेट ऑफ द बॉय इज 40 जी, यानी 400 न्यूटन। तो what is the tension in the string? maximum tension in the string, इसका आधा यानी 200। क्लियर है क्या बात? ऐसे। तो अब ये देखो, इसमें हमें जो एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन, अब टेंशन है ये, तो अगर जो इसमें टेंशन इसके आधे से आ गई तो अपवर्ड नहीं मूव करना पड़ेगा। अपवर्ड को बेटा आप काट के कर लो डाउनवर्ड ही मूव कर सकता है। अपवर्ड को काटो, डाउनवर्ड मूव करो, नहीं डाउनवर्ड मूव करो, उतर सकता है ये इतने टेंशन से। ऊपर चढ़ेगा तो रस्सी टूट जाएगी, इतना तो समझे ना। डाउनवर्ड करो तो एक्सेलरेशन, हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, डाउनवर्ड मूव कर पाए। अपवर्ड तो इस स्थिति में मूव ही नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि इसका एफडी बनाओगे यदि आप पर्सन का, तो कैसे, कितने फोर्स लगेंगे इस पे फोर्स लगेंगे। एक तो लगेगा 40 जी और एक लगेगा टेंशन टी।
तो टेंशन मैक्सिमम कितना हो सकता है 200, और ये कितना होगा 400 न्यूटन। तो ऊपर तो जा ही नहीं सकता, ये ऊपर जाएगा रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि इसका ऊपर जाने के लिए टेंशन वेट से ज्यादा होना चाहिए, और टेंशन रस्सी में कितना हो सकता है आधा। तो ऊपर तो कभी जाएगा नहीं, इसलिए मैंने चेंज करा दिया डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन इसके लिए इक्वेशन लगा देंगे क्या, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए 40g माइनस टेंशन इज इक्वल टू 40a। 400 माइनस टेंशन 200 इज इक्वल टू 40 इंटू ए, 200 is equal to 40a, a is equal to 5 meter per second square. So this is the maximum acceleration with which this person can move down. समझे? Yes, sir. ठीक है बेटा, ये है। अच्छा, एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब ये ऊपर मूव करने वाला भी आप कर सकते हो, मैंने करा दिया इसमें, है ना। उसके लिए रस्सी में जो टेंशन है वो वेट से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो ऊपर मूव कर सकता है, नहीं तो ऊपर ही मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये अब बोर्ड पे देखो, एक दो क्वेश्चन और मैं न्यूटन सेकंड लॉ के कराता हूं बेसिक से। जो न्यूटन सेकंड लॉ है, अगर जो आपसे कोई टीचर पूछे, कोई स्टूडेंट पूछे, आपके पेरेंट्स पूछे व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, तो व्हाट विल यू गिव द आंसर? व्हाट इज न्यूटन सेकंड Rate of change of momentum. वेरी गुड। F इज इक्वल टू एम ए नहीं बोलना है, समझे? आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इज द न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। वो तो dm अपॉन dt जीरो हो जाता है, उसके लिए F इज इक्वल टू एम ए आता है। आगे बात समझे? दूसरी बात, यदि F इसे मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं dp अपॉन dt और F dt इज इक्वल टू dp, है ना, तो चेंज इन मोमेंटम F dt ऐसे करके, एलिमेंटल चेंज इन मोमेंटम फॉर एलिमेंटल चेंज इन टाइम। यदि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, है ना, तो ये क्या आएगा P1 से P2 तक, ये क्या जाएगा P2 माइनस P1, T1 से T2 तक, तो F dt फ्रॉम T1 से T2 तक। क्लियर है क्या बात? ये क्या है डेल्टा, डेल्टा P इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज इट? चेंज इन momentum. Change in momentum. Change in momentum is nothing but F dt from T1 से T2 तक। इसका मतलब क्या है? What is it? It means if we draw the graph between force and time like this, तो यदि फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ खींचूं तो T1 से T2 तक ये जो एरिया होगा, इट इज व्हाट, इट इज एरिया अंडर, हाँ, एरिया अंडर एफ टी कर्व। ये क्या है? एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, है ना। तो ये जो एरिया देगा, ये दिस एरिया, दिस इज व्हाट, एरिया विल गिव चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डी टी फ्रॉम T1 से T2 तक। तो कुछ क्वेश्चन हमारे ग्राफ पर भी दिए हुए हैं शीट में, है ना, ग्राफिकली आपको चेंज इन मोमेंटम वगैरह निकालना हो सकता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऊपर लिख लेना, न्यूटन लॉ मैंने लिख दिया गलती से। Yes. न्यूटन सेकंड लॉ,
न्यूटन सेकेंड। यस सर। ठीक है भाई। ओके, तो अब देखो कर तो लोगे आप, मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया। एरिया निकाल लेंगे यदि हम एफटी ग्राफ का, तो हमारा चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। क्लियर है बात? जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए कार, ऐसे लिखेंगे, इफ ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट at t is equal to 0 and a force as shown in figure starts acting on it, find the velocity of the car at first point t is equal to 4 second, second point t is equal to 5 second, है ना? तो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये रहा 0 से 2 और ये है मान लिया 100 न्यूटन, 0 से 2 से 4, ऐसे टाइम इन सेकेंड, फोर्स इन न्यूटन, दिस इज 100। आपको स्पीड बतानी है। यस सर। क्लियर है क्या बात भाई? कैसे करेंगे बताओ। हाँ भाई, देखो पहला है फर्स्ट पॉइंट पे यहां लिखता हूं t इज इक्वल टू 0 to 4 सेकेंड की यदि हम बात करें, है ना, तो ये बता दो कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी मोमेंटम इनिशियल कितना हो गया, 0। हमें इसमें मास भी देना पड़ेगा बेटा कार का, है ना, कार का मास m इसमें लिख लो, है ना, 800 kg, 800 kg मास ऑफ कार, 800 kg, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ये है t2 4 सेकेंड, तो बताओ मेरे को, तो अपन क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, है ना, तो v2 तो निकालनी है अपने को, यानी p2 निकालना है अपने को। तो एरिया जो होगा ft dt 0 से 4 कितना हो जाएगा, 1/2 आधार बेस इंटू हाइट कितना हो गया बेटा, 200 ना एरिया का यूनिट बताओ मेरे को, एरिया की यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया, हाँ फोर्स इंटू टाइम, न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है ना, चेंज इन मोमेंटम होता है ना एमवी, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जेई मेंस में
इस टाइप के सवाल भी आते हैं, ध्यान रखना। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो आप जो क्वांटिटी चैप्टर में आ रही है उसका डायमेंशन फॉर्मूला और उसकी यूनिट के बारे में जरूर ध्यान रखना। एक क्वेश्चन जेईई मेंस में जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर का मतलब आता ही है, यूनिट और डायमेंशन, बिल्कुल सिंपल, जिसपे बच्चे ध्यान नहीं देते और फिर उन्हें पता ही नहीं चलती कि यूनिट क्या होती है, उसकी गलत कर देते हैं। तो एरिया, तो जो डेल्टा पी आया इसमें 200 न्यूटन सेकेंड आया, है ना, और ये आ जाएगा P2 माइनस P1। P1 तो 0 था, दूसरा P2 क्या हो जाएगा, mv2 माइनस 0 इक्वल टू 200। m कितना है बेटा, 800। v2 इक्वल टू 200। हाँ, थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा हम चेंज कर लें, यदि थोड़ा सा गंदा सवाल बन गया, जैसे 1000 तो कर ही लो कम से कम, इसे 1000 न्यूटन कर लो आप इसे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000, है ना, तो 2000 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 2000, तो V2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40/8, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द कार। मतलब बहुत धीरे धीरे चल रही है कार। मारुति 800 800 किलो की है। ठीक है भाई, अब 5 सेकंड पे और बता दो मेरे को कैसे करें भाई। चित्र दोबारा बनाना पड़ेगा अपने को 5 सेकंड के लिए थोड़ा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर एक ही हो जाएगा नहीं तो। देखो ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, सही है। बोर्ड पे देखो ध्यान से, अपने को जब भी ये फोर्स हो गया 1000 न्यूटन और ये टाइम हो गया, ये हो गया 0 2 4 5, बोर्ड पे देखो, तो ऐसे चल रहा है। तो चलो मान लिया ऐसे है, तो हमें तो एरिया निकालना है। एक तो ये एरिया जो आएगा ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, साथ में ये वाला जो एरिया होगा ये एरिया नेगेटिव साइन के साथ। क्यों, क्योंकि बिलो द कर्व नेगेटिव एरिया होता है। दूसरी बात, ये एरिया तो मैंने अभी अभी निकाला है 1/2 4 इंटू 1000, यानी कि 2000 न्यूटन सेकेंड, ये तो बिल्कुल सही है। ये वाला एरिया निकालो आप, A2 कितना आएगा, वन इंटू वॉट, हाइट निकालनी पड़ेगी अपने को इसमें। कितनी आएगी हाइट बताओ, तो कैसे निकाल सकते हो, 1 मिनट देता हूं मैं आपको सोचने के लिए कि भाई हम इसकी हाइट किसी ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं क्या। ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकल जाएगी, कैसे, ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, हाँ ये रहा, उसका tan थीटा 1000 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। तो tan थीटा, इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा कितना आएगा 1000/2, और इसमें इसे h मान लूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो इसमें tan थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/1, तो h कितना आ जाएगा 500, है ना, 500 न्यूटन, ऐसे करके आ जाएगा। तो जो एरिया आएगा 1/2 1 इंटू 500, यानी -250 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू तो ये अभी न्यूटन इनटू सेकंड होगी ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, न्यूटन सेकंड। तो T1 T2 है ना, तो A1 प्लस A2, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 2000 माइनस 250 इज इक्वल टू 1750। क्या मैंने सही कर रखा है क्या? हाँ सही कर रखा है। P1 कितना है 0, P2 आ जाएगा MV2 1750, 800 V2 इसका तो 1750, V2 इज इक्वल टू 1750 डिवाइडेड बाय 800। थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात भाई? यस सर। पकौड़ी खा लो। हाँ भाई, साइन हो गया बेटा? एक सेकंड सर। ओके, यस सर डन। एक छोटा सा क्वेश्चन और करा देता हूं मैं इस पे। मतलब ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, अगर जो मैं नहीं कराऊंगा तो शायद तुम अटक जाओ, बस ये है बात। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एक बार हो जाते हैं तो समझ में आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं, मैं लिख देता हूं, इफ a force is acting if a force is acting on a block of mass 10 kg and acceleration produced is कितना, 2i cap plus j cap plus 5k cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। find the force required, find the magnitude of force required, ये है। यस सर। करो, कैसे करोगे बताओ?
यस सर। हाँ भाई, कितना आया? 10√30। हाँ, F इज इक्वल टू एम में लगा देंगे इस तरीके से। तो मास कितना है 10, एक्सेलरेशन क्या है 2i प्लस j प्लस 5k कैप, 5k कैप। ये फोर्स वेक्टर आ गया। वो उसमें से आपको fx भी पूछ सकता था, fy या fz पूछ सकता था, मैंने पूछा नहीं वो। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो। ये लो, निकाल देंगे तो 10 एज इट इज, और इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये कितना आ गया 5 प्लस 25, तो √30 ये आया बेटा मैग्नीट्यूड, तो है ना, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ऐसे ही कराया ना साइना? यस सर। बस ठीक है ना, कॉपी कर लो। लिख लिया सर। वेरी गुड। अच्छा, अब ये मतलब ये लगा लो कि अपन ने इसमें लगभग 90% क्वेश्चन कर लिए, है ना। अब जितने थे मेरे दिमाग में वो सब मैंने करा दिए। हाँ, टफ वाले नहीं कराए हैं अभी, वो एक्सरसाइज 2 में है, क्योंकि अभी हम कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मिक्स करके हैं। मिक्स करके उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो उसमें स्प्रिंग फोर्स आता है और एक इसमें वेइंग मशीन आती है, साथ में कंस्ट्रेन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। कंस्ट्रेन वाला हमारा सेक्शन डी है, उसे हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं। कौन कौन से? एक तो वेइंग मशीन और दूसरा स्प्रिंग फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, केवल इसी चैप्टर में नहीं आएंगे, वो किसी भी चैप्टर में कहीं भी जुड़ जाते हैं। कौन कौन सा? वेइंग मशीन। वेइंग मशीन कौन सा बताना जरा, वेइंग मशीन क्या होती है? हेडिंग डाल लो, वेइंग मशीन। वेइंग मशीन बताना, वेइंग मशीन क्या होती है बेटा? वेट मेजर करने में हेल्प करती है। हाँ, वेरी गुड। आपका वेट कितना है? 45 में क्या? अरे अब तो तुमने फिजिक्स भी पढ़ ली, अब तो सही बोल दो। तो जी हाँ, वेट हम वेट करते रहते हैं। वेट का मतलब होता है न्यूटन में, मास का मतलब 45 केजी आपका मास है ना, तो 45 जी इज योर वेट। ओके गुड, है ना, तो मास है। लेकिन हम किसी भी ये कहेंगे ना हमारा वेट 45 जी है, तो ऐसी सोचेगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है ये। दूसरा, हम पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं, फिर भी हम अपना वेट 45 मतलब 60 या 65 केजी बताना है। हमें वेट कितना है तेरा? तो 60 किलोग्राम। 62 हो गया अब तो, ऐसे बोलते 62 हो गया, 65 हो गया, ऐसे करके, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपके घर में वेइंग मशीन भी होगी। वेइंग मशीन देखने में ऐसी होती है, इसके यहाँ पे पैर लगे होते हैं ये, और जो भी आपको बॉडी रखनी होती है वो इस पे रखते हैं। मैंने इसमें गैप दिखाया थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, ऐसे करके, है ना, रख देते हैं। यहाँ पे क्या होती है, इसके अंदर एक डिस्प्ले होता है और उसमें क्या आती है बेटा? रीडिंग आती है। क्या आती है? रीडिंग। तो ये जो रीडिंग होगी, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन किसके बराबर होगी बताओ? मास के। नहीं, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन exerted upon, चलो on it लिख लो, है ना, on it। कैसे? बोर्ड पे देखो, मान लिया हमने मास लगाया, m लगाया, m मास रखा, तो पहले तो मैं इधर m का FVD बनाऊंगा। बेटा m पे कितने फोर्स लगेंगे? एक तो mg, और दोनों के बीच में m क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, है ना, तो नॉर्मल ऐसे लगेगी। बिल्कुल सही बात है, सुन लो मेरी बात ध्यान से देखो। अब मैं इस वेइंग मशीन का FVD बनाऊंगा, है ना, ऐसे करके। तो वेइंग मशीन को मासलेस मान लो थोड़ी देर के लिए, तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे किधर लगेगी? इधर। तो इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, यही जो होगी रीडिंग के इक्वल होगी। अब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है बेटा कि नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल भी हो सकती है, बहुत सारे केसेस में इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। इसलिए अपन ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है।
रीडिंग विल नॉट इक्वल टू mg, rather it will be equal to the normal reaction exerted on it। ये बात कॉपी करो, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। सर फिर नॉर्मली इक्वली होगी तभी तो हम रेस्ट पे खड़े रहते हैं मशीन पे। वेरी गुड, कॉपी करो, मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। ओके यस सर। ठीक है भाई, ये है, देखो कैसे हम करेंगे बोर्ड पे। देखो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, जो जैसे आप बेटा बोल रहे हो खड़े रहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लिया ये वेइंग मशीन है, यहां डिस्प्ले लगा हुआ है, ये इसके पैर है ऐसे, और मान लिया ये कोई पर्सन है 40 kg का, ऐसे टंगा हुआ है ना, एंड weighing machine is at rest, yeah, it is on system man plus weighing machine, system weighing machine system is on ground। नहीं आई बात समझ में? ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो जो इसकी रीडिंग होगी वो कितनी होगी, मैंने बताया इसकी रीडिंग वही होगी जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, इसका एफवीडी बनाएंगे पर्सन का, कितना 40g और नॉर्मल, लेकिन इट इज एट रेस्ट, तो एक्सेलरेशन कितना है इसका बॉडी का 0। तो बेटा क्या लगाऊं मैं, एफ नेट इज इक्वल टू 0, यानी कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में कितना हो जाएगा बेटा 40g। तो रीडिंग कितनी आ गई, रीडिंग आ गई इसकी 440g। क्लियर है क्या बात, यही है नॉर्मल रिएक्शन। आप इधर बना सकते हैं एफवीडी इसका, वेइंग मशीन का, ये भी नॉर्मल रिएक्शन 40g। इस केस में तो इतना ही आएगा, पहला केस है ना, फर्स्ट केस। यस सर। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में। मान लेते हैं इस सिस्टम को हम एक लिफ्ट के अंदर रख देते हैं, सही है, लिफ्ट के अंदर, ये रहा लिफ्ट, और लिफ्ट में ऊपर जा रही है ऐसे, है ना, किसी टेंशन से ऊपर जा रही है, ये रहा। इसमें हमने रख दिया इस वेइंग मशीन को अंदर, और आपको इसकी यहां रीडिंग निकालनी है ना, क्या निकालनी है, रीडिंग। यदि एक 40 किलो का पर्सन है ना ऊपर है और
इसका एक्सेलरेशन क्या है लिफ्ट का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इफ ऐसे लिखेंगे फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इफ लिफ्ट इज गोइंग, पूरा लिख लेना, थोड़ा क्वेश्चन है ना, शॉर्ट में मत लिखना, क्योंकि अभी तो हम समझ जाते हैं, 8 10 12 महीने बाद हमें समझ में नहीं आता क्या सीन था, है ना। लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। फर्स्ट लिख लेना विद एक्सेलरेशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। दो क्वेश्चन बना दिए मैंने, 2 पार्ट। मेरे को बस आप ये बता दो कि इस केस में इसकी रीडिंग 40G से ज्यादा आएगी या 40G से कम आएगी, पहले केस के लिए हम आएंगे। देख लो चेक करके। मैंने क्या बताया आपको, क्या निकालना है, रीडिंग का मतलब है यू हैव टू फाइंड द रीडिंग, यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। रीडिंग विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। इज इट क्लियर? यस। तो कैन यू मेक द एफबीडी of 40 kg? How many force will act upon it? 40G Yes. and Normal. normal reaction. In which direction? Upward. Upward direction. And what is the acceleration of the body is the same as that of the lift. Acceleration is equal to 2 meter per second square. Now we apply the Newton's second law. F net is equal to ma. What is the net force on the body? N minus 40G is equal to 40 into 2. So the reading is, ऐसे लिख लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, N minus mg is equal to ma. N is equal to m g plus a. ध्यान देना g plus a. जो रीडिंग होगी n डैश मान लेते हैं, n dash, assume it is n dash. Then what is n dash? In previous case, when the system was at rest on the ground, the normal reaction was mg. In this case, the normal reaction is increased, mg plus a, isn't it? Yes. So n dash will be equal to 40, 10 plus 2, 40 into 12 न्यूटन, है ना। तो रीडिंग आ जाएगी 48G, यू कैन नो 480 न्यूटन, है ना। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि जब लिफ्ट ऊपर चलती है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? G minus A. नहीं बेटा, G प्लस ए। लिफ्ट एक्सेलरेशन यदि ऊपर है लिफ्ट का तो एक्सेलरेशन G प्लस ए, Opposite direction में होगा। Yes. हाँ G प्लस ए। एक तो इसका तरीका ये है, ये जो हमने सॉल्व किया है, अच्छा आप अभी नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है, बस इतना ही रहने देते हैं इसे, ये है अभी बाद में बताएंगे, है ना। ये है, तो बोर्ड पे देखो, आप कॉपी कर लो इसे और सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? जी से पहले वाला कॉपी कर लो। ओके।
कर लो कर लो। तो सेकंड केस में वो 40G के बराबर आ गया। कितना आएगा बेटा? 40G। 40G आएगा, है ना। मैं अभी एक बार लिख देता हूं अपनी तरफ से, है ना। सेकंड केस में यदि आप इसका एफबीडी बनाओगे तो एक तो mg लगेगा, एक n डबल डैश मान लेते हैं इसमें, और क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन क्या होगा 0, इसलिए ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स इज इक्वल टू 40G इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस सर। ये बात है ना। अब मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, 60 kg कर देता हूं और एक्सेलरेशन a कर देता हूं, सही है। और एक्सेलरेशन a g/2 और दूसरा केस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g लिखता हूं। देन यू हैव टू फाइंड द सेम थिंग। लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड with acceleration a is equal to g/2 and a is equal to g. सर लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है? लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है, ओके। a दो वैल्यू है g/2 और g। पढ़ रहा हूं। हाँ भाई, कर ले बेटा। देखो यस सर। कैसे करेंगे, एफबीटी बनाएंगे। मैंने निकाला। हाँ, मैं बता देता हूं, जो रीडिंग होगी इट विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। हम नॉर्मल, हाँ मैं आपको एक बात तो बताना भूल गया, जब आप कह रहे थे ना कि mg के बराबर होगा, मैं कह रहा हूं mg नहीं नॉर्मल के बराबर होगा, है ना। तो जरूरी नहीं है आप खड़े हो वेइंग मशीन पे, आपके यहाँ जो लिफ्ट लगी हुई है बिल्डिंग में, बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट पर आप वेइंग मशीन रखना, और जब वेइंग मशीन ऊपर जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन होना चाहिए उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, तो आपका वेट बढ़ जाता है। जब नीचे आएगी तो वेट घट जाएगा। कैसे देखो, हाँ इसका एफबीडी बनाएंगे, mg नीचे, नॉर्मल अब भी ऊपर ही लगेगा लेकिन एक्सेलरेशन क्या आएगा नीचे। क्लियर है क्या बात? n डैश मान लेता हूं इसे। तो f net इज इक्वल टू ma लगाते, f net कितना लिखूंगा mg माइनस na इनटू, फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन कितना है g/2, दिस इज इक्वल टू g/2, n डैश इज इक्वल टू mg माइनस mg/2। क्लियर है क्या बात? n डैश कितना आ गया mg/2, यानी 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 300 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ये बात, दिस इज द रीडिंग, 300 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर।
सेकेंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी डाउनवर्ड, तब बताओ रीडिंग कितनी आएगी? उसमें 0 आएगा। 0 आ रही है, बिल्कुल सही बात है, 0 ही आएगी। जब नीचे आएगी तो आप ध्यान रख लेना, इसके लिए एम जी माइनस ए होता है, सही है? तो जब आप एफबीटी बनाओगे तो बनेगा तो यही एम जी माइनस एन डबल डैश एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी एम जी माइनस एन डैश इज इक्वल टू एम ए एन डबल डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस ए हो जाएगा यहाँ जी, तो एन डबल डैश हो जाएगी 0। इसका मतलब रीडिंग कितनी लिख दो बेटा? रीडिंग इज 0। बताओ, रीडिंग इज 0। आप खड़े हो किस पे? वेइंग मशीन पे, लेकिन रीडिंग नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको वेटलेसनेस है ना, जब लिफ्ट जी, अच्छा बताओ लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी कब होगा? जी कब होगा लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड? जब ये रस्सी टूट जाएगी और ये हवा में जाएगी, उस समय होगा इसका एक्सेलरेशन। तो उस स्थिति में जब आप यहां पे खड़े होगे, है ना, जब आप जी से गिर रहे हो तो सभी जी से गिर रहे हैं, ये मशीन भी, ये मशीन, ये भी, ये सब, पेन भी। यदि मैं लिफ्ट में खड़ा हूं और लिफ्ट की रस्सी टूट गई, जी से चल रही है, तो यदि मैं पेन को छोड़ दूं तो पेन का क्या होगा? ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? नीचे नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, बीच में रहेगा। ये बीच में ही रहेगा। आप करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट, सेम इस पे रहेगी है? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुको। हाँ हेलो, नमस्कार, नमस्कार, बताइए सर। हमने टेस्ट तो आज मैंने दे दिया था इसे बच्ची को। हाँ 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 हाँ, आप बस फॉरवर्ड कर देते वो लिंक, और दूसरा कल से क्लास नहीं, आज संडे था ना, तो संडे का टेस्ट होता है, भेजना है वापस। इसमें तो 45 क्वेश्चन है, 1.5-2 घंटे में जितनी देर में भी कर पाए कुछ तो कर दो। हाँ नहीं वो भेजना नहीं था, उसे रिजल्ट पता लग जाएगा अपने आप, वो ऑनलाइन है ना, तो अपने आप से उसमें आ जाता है ना? ठीक है सर। हाँ भाई, तो ये है, सही है ना? तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि जब हम मान लिया मैं नहीं आप, जब अपनी छत से कूदो, छत से बिल्डिंग की, पेन को लेके, तो पेन का भी एक्सेलरेशन जी होगा और आपका भी एक्सेलरेशन जी होगा, तो दोनों ही साथ साथ, हाँ, तो ये पेन आपके में क्या रहेगा? बिल्कुल ऐसी छोड़ दोगे, अब तो ये नीचे जा रहा है, लेकिन अगर जो हम दोनों के एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, तो ये मेरे को हवा में तैरता हुआ दिखाई देगा, समझे? तो यही स्थिति जो होगी ये इसके अंदर होगी, लिफ्ट में। आप लिफ्ट में खड़े हो, पेन आपको यही दिखाई देगा, है ना? सिद्धि यही दिखाई देगा। तो इस स्थिति को कहते हैं वेटलेसनेस। क्या स्थिति? वेट कितना दिखाएगी नॉर्म? ये रीडिंग 0, तो इस स्थिति को कहते हैं वेटलेसनेस। यू विल फील वेटलेसनेस, जैसे झूले में झूले ना आप, ऊपर से जब हम आते हैं झूले में तो ऐसा लगता है कि उड़ गए हम, है ना? वेटलेसनेस फील होती है ना? क्योंकि एक्सेलरेशन जी तो हो नहीं पाता हमारा, लेकिन जी से थोड़ा कम हो जाता है, g/2। तो हमारा वेट जो 600 न्यूटन था रेस्ट पे, जब हम नीचे आते हैं तो वेट mg माइनस ए हो जाता है। जितना एक्सेलरेशन डाउनवर्ड नीचे होगा उतना ही हमारा वेट भी कम आएगा रीडिंग में, और जब a g के बराबर हो जाएगा तो वेट 0 हो जाएगा, और इसे कहते हैं हम कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। वेट a की वैल्यू g से ज्यादा हुई तो ऊपर उड़ जाएंगे, ऊपर उड़ जाएंगे, ऊपर उड़ जाएंगे, अच्छा ओके,
ऊपर उड़ जाएंगे। कराता ना एक सवाल कि एक्सेलरेशन ऊपर हो जाता है तो ये पार्टिकल जो है ऊपर जाके टकराता है, ध्यान है ना। मैंने समझ गया है बेटा? लिख लिया सर। हाँ, साफ कर दूं तो ये है। तो वेइंग मशीन में आपसे अगर जो पूछे रीडिंग किसके इक्वल होती है, वेइंग मशीन की रीडिंग नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बढ़ेगी कब कब बढ़ेगी बेटा नॉर्मल रिएक्शन? जब बढ़ाओगे बढ़ जाएगी, परिस्थिति है नहीं भाई, जरूरी थोड़ा ना है कि लिफ्ट के अंदर ही बढ़ेगी नॉर्मल रिएक्शन। कैसे बढ़ाओगे नॉर्मल रिएक्शन बताना? नहीं नहीं नहीं, और भी तरीका है कि मान लिया आपने यहाँ 20 kg का ब्लॉक रखा है ना, और आप यहाँ पे फोर्स लगा दो 50 न्यूटन का, तो भी नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी यहाँ की। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? कितनी हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन? जो m होगी वो 50 + 20 जी। तो रीडिंग कितनी आएगी इसमें? रीडिंग आएगी इसमें 250 न्यूटन। कितनी? 250 न्यूटन। क्लियर है क्या बात? तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ानी है बेटा आपको। नॉर्मल रिएक्शन घटा भी सकते हो आप, घटा भी सकते हो। कैसे घटा सकते हो? ये तो बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और कोई तरीका है घटाने का? हाँ है, फोर्स ऊपर लगा दो। देखो कैसे, इस तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। क्वेश्चन जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर जैसे मान लिया ये 2 kg है, ये मान लिया 22 kg है, और वेइंग मशीन पे रखा हुआ है यहाँ पे। बोलो रीडिंग बता दो इसकी कितनी होगी? रीडिंग बताना भाई, कॉपी करो, रीडिंग बताओ इस क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल सही बात है, 20। देखो कैसे, मैं यहाँ पे एफबीडी बनाता हूँ, दोबारा से वो छोटा गंदा बना दिया मैंने। 20 kg 2g और टेंशन यहाँ पे, बोलो ये है 20, तो यहाँ पे तो टेंशन ऐसे लगेगा 20g 22g, और नॉर्मल रिएक्शन है। साइना आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो टेंशन कितना हो गया इसमें? 2g, और इस वाले से इस वाले एफबीडी से एक्सेलरेशन तो 0 है ना ये, क्योंकि रखा हुआ है इसमें। तो ऊपर का फोर्स प्लस नीचे का फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन 2g = 22g। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 20g इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? यस। ये बात है, सही है। वेरी गुड। एक तो वेइंग मशीन के सवाल आ जाते हैं कभी कभी, तो मिलाकर के आते हैं, है ना। साफ कर दूं बेटा? यस सर। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें है वो है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। सुना है पहले, पढ़ा है थोड़ा बहुत? नहीं पढ़ोगे कैसे? अब तो खत्म हो गया डाटा आपका, है ना। शुरू में पढ़ रखा था थोड़ा बहुत, अब तो खत्म हो गया। अब तो मैं ही पढ़ाऊंगा जो पढ़ाऊंगा, है ना। वो वेक्टर जैसे वेक्टर में और बेसिक मैथ्स में रेक्टिलिनियर मोशन 11th में पढ़ते हैं, अब कुछ नहीं पढ़ा हुआ आएगा आपका, है ना। अब तो सब नया नहीं आएगा। दूसरी बात ये बोर्ड में है नहीं सब, है ना। उसमें है तो, लेकिन पढ़ाते नहीं। स्प्रिंग फोर्स, वैसे स्प्रिंग तो आपने देखी होगी, जैसे पेन के अंदर स्प्रिंग लगी रहती है ना, उसी स्प्रिंग की बात कर रहे हैं हम। थोड़ा हाँ, मतलब शॉकर टाइप के भी स्प्रिंग होते हैं। स्प्रिंग को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में भी ऐसे,
लटक सकती है स्प्रिंग, है ना। इसे तो हटा दो, इसे हटा दो, सही है। मान लेते हैं ये एक मास m से लटकी हुई है और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कहते हैं। दुनिया भर के क्वेश्चन मैकेनिक्स में इस पे हमारे आने वाले हैं, है ना, तो हम इसे एनएलएम में डिस्कस कर देंगे। दूसरी बात, जब स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन या कोई कंप्रेशन नहीं होता, इलोंगेशन का मतलब खींचना, जब इसमें कोई खिंचाव नहीं है, कंप्रेशन का मतलब है दबाना, इसमें कोई दबाव नहीं है, तो जब इसकी जो लेंथ कहलाती है L नॉट, ये कहलाती है इसकी नेचुरल लेंथ। क्या कहलाती है बेटा? नेचुरल लेंथ। नेचुरल तो नेचुरल ही है। दूसरी बात, इसका जो पैरामीटर होता है, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो डिपेंड करती है इसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे। के व्हाट इज के? इसका कांस्टेंट होता है ना। व्हाट इज के? इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसकी जो यूनिट होती है स्प्रिंग कांस्टेंट की, न्यूटन पर मीटर होती है। बताऊंगा, अभी लिख लो पहले आप। ओके। के यहां पे लिख लो, ये तो ग्राउंड है। दिस इज द नेचर ऑफ के, जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है ये। यस सर। ठीक है बेटा, ये ठीक है। तो अब देखो, यदि मैं इस स्प्रिंग को खींचूंगा तो स्प्रिंग ऐसे हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? बोलो, सही है। इधर से खींचूंगा, ये मान लेते हैं ये इसकी x = 0 है। बोर्ड पे देखो, यदि मैं फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी, अभी फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी, तो यदि आप इसे खींचोगे और फिर छोड़ोगे तो बताओ क्या होगा? यदि आप इसे ऐसे खींचोगे फिर छोड़ोगे तो बताओ क्या होगा? इसका मोशन ये क्या करेगा? इधर जाएगा, इधर, ऊपर, नीचे, किधर जाएगा? प्रज्ञा, पहले खींचेगा, फिर पास जाएगा, फिर नॉर्मल पे आ जाएगा। हाँ, पहले तो खींचेगा, जब आप छोड़ोगे तो ये इधर आने की कोशिश करेगा। आगे की बात समझे, ध्यान से देखो। यदि मैंने इसे x खींच दिया तो बोर्ड पे देखो, एक तो mg इधर लगेगा, बिल्कुल सही बात है, एक नॉर्मल इधर लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा क्या बेटा इस पे? अभी आपने खींचा है तो लगेगा। नहीं, मैंने खींचने के बाद छोड़ दिया, तब पूछ रहा हूं। ओके। तब पूछ रहा हूं, खींचने के बाद छोड़ दिया, उसके बाद इस पे कितने फोर्स लगेंगे? 3। कौन लगाएगी? एक स्प्रिंग भी लगाएगी, लगाएगी ना। ये एफबीडी बनाओगे इसका, तो इसके टच में क्या है? एक तो ग्राउंड, वो नॉर्मल लगाएगी, और ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगी? बता सकते हो मेरे को? ये +x है, +x में लगाएगी, -x में लगाएगी? ये बताओ। -x में, है ना। और ये जो फोर्स होगा स्प्रिंग फोर्स, इसे मैं Fs लिख लूं, है ना। बोर्ड पे देखो, जितना ज्यादा आप इसे खींचोगे, ये स्प्रिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। नहीं आई बात समझ में? यहाँ पे एक चित्र और बनाएंगे हम, इसके नीचे जगह छोड़ करके यहां से लिख लेना, मैं यहां पे लिख लेता हूं। जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। जितना ज्यादा खींचोगे
उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स होगा, यानी कि स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, आपने इलोंगेशन इधर करा पॉजिटिव एक्स में, फोर्स किधर लग रहा है, इधर माइनस एक्स में, तो मैं क्या इसे माइनस एक्स लिख लूं ऐसे। दूसरी बात, अब यदि आप इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो आ जाता है स्प्रिंग फोर्स जो होता है माइनस के एक्स के इक्वल होता है। स्प्रिंग फोर्स के इंटू एक्स, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस फोर्स विल बी अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, तो जो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा के इंटू एक्स। एक मिनट लिखना मत, अभी यहां देखो, ये तो इलोंगेशन करा, यदि मैं कंप्रेस करूं, यदि इसे कंप्रेस करूं तो स्प्रिंग तो ऐसे हो जाएगी, है ना। अब देखो यहां पे गंदा बन गया, ये हो गया कंप्रेशन और ये हो गया एम। ये जब आपने इसे कंप्रेस करा यूं करके, ये तो प्लस एक्स, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो, आपने कंप्रेशन इसे किधर किया, इधर। जब आप इसे कंप्रेस करके छोड़ोगे तो बताओ इसकी मोशन कैसी होगी, कैसे होगी, किधर जाएगा, प्लस एक्स में जाएगा। कौन ले जाएगा, कितने फोर्स लगेंगे इस पे, एक तो mg, एक नॉर्मल, और स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा ये ऐसे। जितना ज्यादा आप इसे कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स होगा। कंप्रेशन इधर दिया, स्प्रिंग फोर्स इधर है, तो क्या स्प्रिंग फोर्स एलोंगेशन या कंप्रेशन, और कंप्रेशन ये लिख सकते हैं। जितना ज्यादा इलोंगेशन या कंप्रेशन उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा के, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जो होती है के होती है। व्हाट इज के, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, और के की यूनिट बता सकते हो क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, जो मैंने लिखा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। लेकिन सवाल नहीं करे आपने, सवाल करोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। ये चैप्टर आपको समझ में आ गया और फ्रिक्शन समझ में आ गया तो मतलब पूरी फिजिक्स समझ में आ गई, बस ये ध्यान रखना। कॉपी करो, मैं आता हूं। यस।
Yes, madam. क्लियर है क्या बात? तो Yes. वोट पे एक इंपोर्टेंट के तो हमने लिख ही लिया, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट नेचुरल लेंथ। दूसरा, इस केस में कंप्रेशन होगा, शायद लिखा नहीं हो इसमें। ये तो क्या है, इलोंगेशन, और ये स्थिति क्या है बेटा, कंप्रेशन की। सही है ना? आप Yes. लिख सकते हो इलोंगेशन और कंप्रेशन, शब्दों का इस्तेमाल होना जरूरी है। दूसरी बात, ये मैं क्या कह रहा था, भूल गया। हाँ, डायरेक्शन, जो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन, उसके बारे में क्या बता सकते हो आप? स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन जिस तरह आप उसको खींच रहे उसको ऑपोजिट होंगे। हाँ, स्प्रिंग फोर्स लिख लो, स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। व्हाट इज मीन पोजीशन, बता सकती हो आप? नहीं पता। अरे मीन पोजीशन का मतलब ये होता है x बराबर 0 या Okay. x बराबर 0 तो एक बेकार डेफिनेशन हो गई, जहां बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। व्हाट इज मीन पोजीशन, जहां बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम, वो मीन पोजीशन कहलाती है। इक्विलिब्रियम में कब होगी, जहां एफ नेट 0 होगा, वो पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही हम मीन पोजीशन भी कहते हैं। मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब एक ही होता है। Yes. तो ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है क्या बात? इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन कर देते हैं, है ना, छोटा सा क्वेश्चन आपको बता देता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल, है ना, ये स्प्रिंग है ऐसे, और ये मास है 2 kg ऐसे करके, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका 200 न्यूटन पर मीटर है। क्लियर है क्या बात? 200 न्यूटन पर। इफ दिस ब्लॉक इज stretched by 10 centimeter away from support। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज करता रहता है? स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है? वैल्यू 200 होती है? नहीं, वो तो मेरा मर्जी है, मैं 100 कर देता हूँ ऑटो, ठीक है? अच्छा, ओके। एक्चुअल वैल्यू तो क्या होती है इसकी? कैसे एक्चुअल कांस्टेंट की वैल्यू? बेटा वो तो स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा। ज्यादा पतली स्प्रिंग, ज्यादा कम, सॉरी, पतली स्प्रिंग कम स्प्रिंग कांस्टेंट, बड़ी स्प्रिंग बड़ा स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके। तो 100 का कर दो, 1000 का कर दो, उससे क्या है ना? By 10 cm away from the support, find the acceleration of the block when just after it is released, just after it is released। तो 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सपोर्ट, मतलब वही इक्विलिब्रियम से 10 सेंटीमीटर। नहीं, सपोर्ट तो बेटा ये है, ये क्या है, सपोर्ट है, सपोर्ट से दूर ले जा रहे हैं ऐसे,
खींच दिया, कितना 10 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 0.1। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा 2G नॉर्मल और एक स्प्रिंग फोर्स। बोलो, यदि मैं x एक्सिस और y एक्सिस मान लूं इसे, तो y एक्सिस में इन y एक्सिस F नेट कितना होगा बता सकते हो? 0। भैया ऐसे ऐसे तो गति करेगा, ऊपर नीचे तो 0, यानी कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो नॉर्मल तो 2G आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो AY एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में क्या होगा 0, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अपने को। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा प्रज्ञा? साइना बेटा है बेटा, इधर -x में होगा। कितना होगा यहां लगा देते हैं, इन x डायरेक्शन F नेट इज इक्वल टू m में नेट फोर्स तो स्प्रिंग फोर्स है m इंटू a, स्प्रिंग फोर्स k इंटू x इज इक्वल टू m इंटू a। तो एक्सेलरेशन kx अपॉन m, k की वैल्यू 100, x की वैल्यू 0.1, मास की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नेगेटिव x डायरेक्शन। ऐसे लिख सकते हैं। मेरी एक डायरेक्शन में एक बार वापस बता दो। कैसे दोबारा बोलो? ये x डायरेक्शन में आपने कैसे सॉल्व किया, मेरे वापस बता दो। x डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ही लग रहा है। तो F नेट बराबर m में लगा देंगे, Fs इक्वल टू m में। नहीं आया समझ में? सर मैं Fs के नीचे मेरे kx कैसे आया? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है? kx के। ओके ठीक है। Fx बराबर kx है ना, स्प्रिंग फोर्स kx तो होता है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। और m से डिवाइड कर देंगे। तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन नेगेटिव x डायरेक्शन आ जाएगा।